हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। एक लंबे समय के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर रही है। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे। फ्रेंड्स, अपने टीचिंग कैरियर में मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस की है वो ये कि कई बार स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं और टॉपिक के एडवांस पोर्शन को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फैक्ट्स ही क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से एक बेहतर एजुकेशन, एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्राप्त करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपकी इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैं आपके सामने ला रहा हूँ बेसिक फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हर एक वीडियो में आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देखेंगे और इसी सीरीज़ का एक अगला पार्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड देन एडवांस कॉन्सेप्ट सीरीज़ का बारी आएगी, जिसमें कि उसका एडवांस सेक्शन कि कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करता है उसे भी हम एड्रेस करेंगे। तो आइए, इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं उसका नाम है मुगल्स। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज के समय में ये सबसे हॉट केक बना हुआ है और मुगल्स के बारे में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और आप सबके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि आखिर ये मुगल कौन थे और आखिर इनका इंडिया की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब इनके डिफरेंट डायमेंशंस को आप स्टडी करेंगे तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि अपनी सीरीज़ में हम उन बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप तक सीधे तौर से पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप मुगल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। उसमें पहला पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको इसे पहले खुद से कोरिलेट करना होगा। अब जैसे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आना चाहिए, जो आपके मन में सबसे पहले आता है कि आखिर ये मुगल जो आए इनका पीरियड ऑफ रूल क्या है। पीरियड ऑफ रूल मीन्स इनका शासन काल क्या है। आखिर कब से कब तक मुगलों ने भारत पर शासन किया या कब से कब तक वे भारत के सम्राट रहे। तो इसका पीरियड होता है 1526 टू 1857। मैं आपको बता दूं, यहां हम बेसिक फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। सीरीज के अगले पार्ट पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, राइट। दूसरी बात आती है कि मुगल एम्पायर जब इंडिया में था तो आखिर इसका फाउंडर कौन था। फाउंडर मीन्स संस्थापक कौन था। बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी उस शासक का नाम था बाबर। टोटल रूलर कितने रहे मुगल डायनेस्टी में? 17 शासकों ने मुगल साम्राज्य में जो वैलिड रूलर रहे वो 17 रहे जिन्होंने भारत पर रूल किया। अगली बात, लास्ट रूलर आखिर इस एम्पायर में कौन रहा। लास्ट रूलर की जब आप बात करते हैं तो उनका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, इसे आप बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। अगली बात, आखिर इनका रिलीजन क्या था, धर्म क्या था। तो ये लोग थे टर्किश मुस्लिम, तुर्की मुसलमान। ये लोग तुर्की मुसलमान थे। नेक्स्ट, आखिर इनकी लैंग्वेज क्या थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इनकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इनकी लैंग्वेज थी भाषा। देखिए, इनकी लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इनकी रिलीजियस लैंग्वेज जो थी वो थी अरेबिक, अरबी भाषा, और इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबारी भाषा थी, वो थी पर्शियन, फारसी भाषा। तो अरबी भाषा इनकी
धार्मिक भाषा थी, और ये जो बातचीत कोर्ट में करते थे वो किस में करते थे? फारसी लैंग्वेज में करते थे। सो फ्रेंड्स, ये एक पहली इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके सामने रखी मुगल्स के बारे में। आप देख सकते हैं इनका रूल, फाउंडर कौन था, टोटल रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, रिलीजन क्या था, भाषा ये कौन सी यूज करते थे, रिलीजियस लैंग्वेज एंड कोर्ट लैंग्वेज इनकी क्या थी, वो क्लियर हुई। अब रिलीजियस लैंग्वेज और कोर्ट लैंग्वेज में जैसे बात आप देखो, आप जब शादी ब्याह होता है हमारे यहाँ तो आप देखते हो कि हम यूज करते हैं कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत, ठीक है। और जब हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में होते हैं तो हम लोग हिंदी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर हम इन चीजों को भी समझ सकते हैं। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट भी हैं। पहली चीज, मुगल्स में जो भी रूलर होते थे उनको बोलते थे बादशाह। आपने मुगल बादशाह अकबर, बाबर, इन सब के बारे में सुना होगा। और दूसरी बात जो मैंने यहां कही कि इनका रिलीजन था टर्किश मुस्लिम, मींस तुर्की मुसलमान। तो आपके मन में यहां दो क्वेश्चन सामने आ जाने चाहिए कि आखिर इनको बादशाह क्यों कहते थे, और दूसरी चीज इनका रिलीजन ये तुर्की मुसलमान कौन होते हैं। तो यहां मैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर दूं। देखिए, बादशाह जो टाइटल था वो सबसे पहले लिया था बाबर ने। इससे पहले जो रूलर होते थे, यहां दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी तो वहां पर बोले जाते थे सुल्तान। एक्चुअली हुआ क्या कि इस्लाम की जो स्थापना हुई वो पैगंबर साहब ने की, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। और जब उन्होंने इसकी स्थापना की तो उसके पश्चात वही इसके पहले किंग भी हुए, इस्लामिक किंग, जिन्होंने मक्का और मदीना में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। मीन्स उनके सबसे बड़े धर्मगुरु भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी थे, और उनके किंग भी पहले वही हुए। और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जो उनके सक्सेसर हुए वो बोले गए खलीफा। खलीफाओं ने बड़े दुनिया के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उनके समय ही इस्लामिक जो पावर थी वो पूरी लगभग जो उस समय का नॉन वर्ड था उसके मैक्सिमम पार्ट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब जब टेक ओवर कर लिया तो इतने बड़े साम्राज्य में जब उनका शासन चल रहा था तो एक बट ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे उनके अंदर जो गवर्नर, रीजनल गवर्नर्स होते थे वो एम्बिशियस होने लगे, और उन्होंने अपने खलीफा से बोलना शुरू किया कि हमें भी पावर में हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। और क्योंकि इस्लाम में वन स्टेट, वन रिलीजन, वन हॉली बुक का कॉन्सेप्ट है, तो अब खलीफा ने एक व्यवहारिक नीति अपनाई। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको आपके रीजन में रूल करने के लिए इंडिपेंडेंट करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल क्या होगा, ये केवल और केवल व्यवहारिक रूप में होगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप में आइडियोलॉजिकल क्या होगा, आप हमारे अंडर ही रहोगे। तो उसने सिंबॉलिकली उनको पावर ट्रांसफर किया, और इसीलिए जिस रीजनल गवर्नमेंट को ये पावर मिली वो क्या कहलाया, सुल्तान। ये वर्ड से बना सुल्त प्लस तान, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो शक्ति को धारण करे। शक्ति को धारण करने वाला क्या कहलाता है, सुल्तान कहलाता है। और इसने शक्ति किससे धारण की, इसको शक्ति किसने दी, खलीफा ने दी, क्योंकि ओरिजिनल रूलर तो वही था। बात को आप समझ पा रहे हैं। अब बात आती है कि आपने इसीलिए जब आप मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे तो वहां कई बार सुनेंगे कि इस सुल्तान ने इस खलीफा से खिल्लत प्राप्त की, मतलब शासन करने की छतरी प्राप्त की। वो सिंबॉलिक होता था, आगे चल के खलीफा नाम मात्र का होता था, वो किसी को टाइटल देता था, किसी को वैलिडिटी देता था, लेकिन वो सिंबॉलिक होता था। एक्चुअली सुल्तान तो अपने एरिया में क्या करता था, पूरी पावर उसके हाथ में होती थी। अब बात आती है कि फिर आगे चलकर ये बादशाह वर्ड कहां से आ गया। तो याद रहे, जब बाबर इंडिया आया तो बाबर ने इंडिया को टेक ओवर किया इब्राहिम लोदी को पराजित करके। तो उस समय जब उसने अपना टाइटल लिया तो उसने सुल्तान टाइटल ना लेके बादशाह टाइटल लिया। एक्चुअली ये वर्ड है पादशाह। पादशाह का मतलब ऐसा रूलर जिसे गद्दी से ना हटाया जा सके। तो एक तरह से इसने खलीफा की जो एक पावर देने वाला, क्योंकि सुल्तान का मतलब है शक्ति को धारण करने वाला, तो क्वेश्चन उठा कि शक्ति किसने दी, खलीफा ने दी। तो कहीं ना कहीं खलीफा के एक सबऑर्डिनेट के रूप में सुल्तान दिखता था, चाहे वो नाम मात्र का ही हो, लेकिन दिखता तो था।
लेकिन जब इसने ये टाइटल लिया पादशाह, तो बात आई कि इसका मतलब ऐसा रूलर जिसे गद्दी से ना हटाया जा सके। तो इसका सिंबॉलिक मतलब था कि ये खुद को खलीफा के नीचे नहीं रखता, खलीफा के बराबर में रख रहा है। तो यहां से आपने देखा कि मुगल जो रूलर रहे वो बादशाह कहलाने लगे। तो आई होप कि आपको ये पहला डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आप यहां तक पूरी बात समझ गए। ये बेसिक बात थी पहली जो आपको मुगल्स के बारे में देखनी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी इतनी बातें समझने के बाद कि आखिर बाबर ने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, वो इसका फाउंडर था, तो व्हाई दिस डायनेस्टी इज नॉट नोन एज बाबर डायनेस्टी। इसे हमने बाबर डायनेस्टी क्यों नहीं कहा, बाबर राजवंश क्यों नहीं कहा, ये मुगल क्यों कहलाए, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ। देखिए हुआ क्या कि आप देख रहे हैं बाबर है। अब बाबर है तो निश्चित रूप से उसका कोई फादर भी होगा, मदर भी होंगी, मदर फादर। अब जो बाबर के फादर का नाम था उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो मदर का नाम था उनका नाम था कुतलुग निगार। क्या नाम था? कुतलुग निगार। ये बाबर की मां का नाम था। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बाबर के जो पिता थे ये जो है किस क्लैन से रिलेटेड थे, ये वंश से रिलेटेड थे, तैमूर। आपने नाम सुना होगा। आई गेस आपके मन में जो तैमूर नाम सुनते ही पहला कनेक्ट हुआ होगा वो करीना कपूर के बेटे के से हुआ है, ऐसा तो नहीं? कई लोग सोच भी रहे होंगे कि आखिर वो इसका वंशज कैसे। एक्चुअली मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं जिस तैमूर की बात कर रहा हूं, एक सेकेंड, तैमूर की बात। देखिए, ये तैमूर वो थे जिन्होंने 1398 पे इंडिया पे अटैक किया था। 1398 में इंडिया पर अटैक किया था और लाखों और हजारों लाखों लोगों को कटवा दिया था। मतलब उनकी सीधे तौर पे उस समय जब ये मध्य एशियाई ट्राइब अटैक करते थे तो बड़ी संख्या में नरसंहार करते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे, ये कॉमन चीज थी। तो उस समय इन्होंने अटैक किया था, इसीलिए तैमूर नाम को इंडिया में अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए जब करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम ये रखा तो उस पर भी लोगों ने अपोज किया था। लेकिन क्या करेगा काजी, जब मियाँ बीबी राजी, जब उन्होंने फाइनल कर लिया तो हो गया। खैर, हम वापस आते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस तरह से तैमूर कौन था और यहां पर उसका बाबर एक तरह से तैमूर का ही वंशज था। अब तैमूर जो था वो एक टर्किश मुस्लिम था, तुर्की मुसलमान। ठीक है। अब दूसरी तरफ इनकी मां के बारे में आप बात करें तो मां भी किसी कम इंपॉर्टेंट फैमिली से नहीं थी, वो थी चंगेज खान की फैमिली से। आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान की फैमिली से। वो भी चंगेज खान की फैमिली से। तो चंगेज खान की फैमिली से अगर मैं बात करूं, आप जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं, ये चंगेज खान वही था जो भारत पर 1227 में अटैक करने वाला था। लेकिन उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, रूलर था इल्तुतमिश। उसने अपनी टैक्टिक्स से, अपनी समझ से चंगेज खान को रोक लिया कि वो भारत पर अटैक ना करे। एक तरह से कह सकते हैं कि उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे चंगेज खान संतुष्ट हुआ और भारत पर अटैक नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे अटैक कर देता तो क्या होता। तो यहां मैं बता दूं, चंगेज खान
काफी क्रूअल रूलर माना जाता था। इसने मंगोलिया से जब अपनी शुरुआत की तो इसने लगभग चाइना, ईरान, इन बड़े क्षेत्रों को जीत लिया। और इसकी एक आदत थी, जहां भी जाता था सभी जो एक 18 साल की एज के ऊपर जो लोग होते थे सबको मरवा देता था, और जो गर्ल्स होती थी उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट लगवाता था, और उसमें जो इसको सबसे अच्छी लड़की मिलती थी उससे शादी कर लेता था, और शादी करके परिवार को बढ़ाने पर इसका विश्वास था। और आज कहते हैं कि आज के समय में अगर कहा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी की फैमिली है तो चंगेज खान की। आज भी इसके वंशज पाए जाते हैं जिनको डीएनए के द्वारा, डीएनए मैचिंग के द्वारा कनेक्ट किया जाता है इनसे, लगभग 2 करोड़ के करीब में। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी के डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो वहां पे आज भी इस पर एपिसोड आते हैं। तो आप सोचिए, हाँ आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि वो इंडिया नहीं आया तो हमारे यहाँ ऐसा कोई डीएनए मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो खैर अब बात आती है, आपने देखा कि इसके फादर तैमूर के वंशज थे, माता चंगेज खान की फैमिली से कनेक्ट करती थी। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि आखिर बाबर या मुगल्स, जो फाउंडर है बाबर मुगल्स का, तो वो तुर्की मुसलमान क्यों? क्योंकि वो तैमूर की क्लैन से जुड़े हुए थे, इसलिए तुर्की मुसलमान थे। अब बाबर की जब हम बात करते हैं तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। और इसमें इसने कहा कि ये अपनी मां के वंश के नाम से जाना जाना चाहता है। ये चाहता है कि इसके वंश को इसकी मां के वंश के नाम से जाना जाए। तो आपको मैं बता दूं चंगेज खान कौन था, मंगोल टाइप से रिलेटेड था। तो यहीं से मंगोल को जो पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि बाबर की जो मुगल्स की या फिर जिनको आप कहते हैं बाबर की जो भी डिसेंडेंट रहे, उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज है वो पर्शियन थी। तो जब मंगोल को पर्शियन में प्रोनाउंशिएट किया गया तो वर्ड आया मुगल। तो इस तरह से द डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर वाज नोन एज मुगल्स, ठीक है, या मुगल डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स अब आपने 2 बातें सीखी। पहला तो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन लिया, दूसरा आप ये जान पाए कि आखिर इन्हें मुगल क्यों कहते हैं। अब तीसरी बात, ये टोटल 3 से 4 बेसिक फैक्ट्स होते हैं मुगल्स में, जिनको जानने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगी, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, और तभी आप आगे जो एडवांस वर्जन आपको मिलेगा इसके नॉलेज का मुगल्स की, तो वो आप ग्रैप्स कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, जब हम मुगल्स की बात करें तो मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य जो था, ये जो मुगल साम्राज्य था इसका रूल आपने पहले ही देखा, कब से कब तक था? क्या मैं सही लिख रहा हूं? नहीं, राइट, मुझे करेक्ट करते रहेंगे साथ में। टोटल रूलर कितने हुए? 17। अब बात आती है कि जब हम मुगल एम्पायर का टोटल टेन्योर देखते हैं तो आप देख सकते हैं 17 रूलर इस पीरियड के बीच रूल करते हैं। अब ये जो पीरियड हुआ 1526 टू 1707, इसे मुगल एम्पायर के इस पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन फेज। मींस ये स्वर्ण काल था मुगल साम्राज्य का। स्वर्ण काल मतलब ये वो काल था जब लगातार उनको तरक्की मिल रही थी, मतलब एक तरह से उनकी प्रेस्टीज बची हुई थी और भारत में एक शक्ति के रूप में वो स्थापित थे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पीरियड है 1707 से 1857 तक, इस पीरियड के लिए हम शब्द चुनते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज मींस हिंदी में आप इसे कहते हैं पतन काल। याद रहे दोस्तों, इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी हम यूज करते हैं, लेटर मुगल पीरियड।
उत्तर मुगल काल। तो जहां पर भी आपको ये लिखा मिले उत्तर मुगल काल, इसका मतलब मुगलों का वह काल जब उनका पतन हो रहा था। आखिर 1707 से ही ये पतन काल कब क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे कारण है कि 1707 में ही 3 मार्च 1707 को मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई और यही आखिरी मोस्ट कैपेबल रूलर माना गया। और इसके बाद वैसे गलतियां तो इसने भी काफ़ी कुछ की, जब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन इसके समय तक चीज़ें ऊपरी तौर पर देखें तो सिस्टमैटिक थी, हर चीज़ वेल अरेंज थी। हालांकि इसने साउथ में जाके कुछ कैंपेन किया जिसकी वजह से काफ़ी कुछ बोझ आ गया एक तरह से मुगल खजाने पर, लेकिन वो उस पार्ट को हम दूसरी तरफ रखते हैं तो कह सकते हैं कि इसकी डेथ 3 मार्च 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, वहां तक मुगल्स काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे। और उसके बाद जो पीरियड आया 1857 तक, लगातार इनकी पावर घटती चली गई। तो ये फेज हमारा क्या हो गया? डिक्लाइन फेज। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये टोटल 17 रूलर्स जो आप देख रहे थे, यहां पर टोटल रूलर्स ने गोल्डन फेज में रूल किया 6 और डिक्लाइन फेज में टोटल रूलर कितने आए? 11। अब जब हम यहां पर गोल्डन फेज के रूलर्स की बात करें, वो 6 कौन से थे? सबसे पहले बाबर। बाबर के बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। यस, हुमायूं। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। निश्चित रूप से यहां तक के रूलर तो आपको भी क्लियर होंगे, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है, डिक्लाइन फेज में शुरुआत कैसे होती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, अब ये डिक्लाइन फेज के वो 11 रूलर कौन थे, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगले वीडियो के लिए, जो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। और मेरी कोशिश होगी कि हम हर दिन एक दूसरे से जुड़े और इसी तरह जो एक आपकी तैयारी में मेरे द्वारा सहयोग दिया जाना है, मैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। थैंक यू so much for connecting with me, and I'm feeling very happy to see you all after a very long time. Thank you so much.